तो आज फिर हम जो बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसके स्टेप क्या होते हैं, ठीक है ना। और उन स्टेप में जो इनिशियल स्टेप था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम डीएनए को क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, और कॉइल को, ठीक है, या कह सकते हैं आप रिलीज ऑफ सुपर कॉइल। सुपर कॉइल हमारी क्या थी कि जो हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर था डीएनए का, वो डीएनए का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर जो है, ये डीएनए नॉर्मली जो कॉइल्ड होता है डीएनए सुपर कॉइल्ड होता है, ये कन्वर्ट होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, कॉइल्ड में, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिलीज ऑफ सुपर कॉइलिंग, इसके लिए हमने टोपोआइसोमरेज और गायरेज एंजाइम की बात की थी। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि सेकंड स्टेप में हमारा डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन था, जिसमें हमने ये बात की थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल बात करते तो क्या होता है, बैक्टीरिया में ये एक्सप्लेन करता है, बट तो यूकैरियोटिक डीएनए में इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक डीएनए में रेप्लिकेशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूनिडायरेक्शनल के द्वारा, इसलिए क्या होता है कि हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। फिर हमने थर्ड पॉइंट लिया था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी द प्लेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, यानी वो स्थान जहां से उसे हम क्या कहते थे, आई कहते थे, या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई भी कहते थे, जिस जगह से इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जो डायग्राम की हमने बात की थी, मान ली ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, और इसमें सपोज यहाँ पर ये रेप्लिकेशन बन गया, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सब में, तो सबसे पहले क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज होंगे। हमने ये कहा था कि हम जो इतने पोर्शन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जिसे हमने रेप्लिकेशन फॉर्क कहा था। अब नेक्स्ट जो आज की जो क्लास है आपकी, इसमें हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क रेप्लिकेशन की। तो सबसे पहले ये आई वाला स्ट्रक्चर जो था, क्या हुआ, आई में क्या हो रहा था, ये आई है और यहाँ ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेचुरल सी बात है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो आगे फॉर्क बन रही है, उस फॉर्क में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का जो एंजाइम होता है, जो क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। थर्ड एंड है तो ये फिफ्थ एंड है, ये फिफ्थ एंड है। आप जानते हैं ये एंड होते हैं अपोजिट डीएनए के। तो इनिशियली ये डीएनए के ऐसा रहा होगा, अब ये डीएनए ओपन हो गया, ये कंडीशन आ गई। तो जो एंजाइम, आप सारे लोग सबके माइक म्यूट रखा करिए, जिसको पूछना है तब ओपन किया करिए, बैकग्राउंड आवाज आती है। एनीवेज, तो ये जो नेक्स्ट एंजाइम है इसको क्या कहते हैं हम, हेलिकेज। हेलिकेज का रोल क्या है, इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, धीमे धीमे करके अलग होते चले जाते हैं हेलिकेज के द्वारा। तो ये तो रोल है हेलिकेज का। इसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं डीएनए इस ढंग से एक दूसरे कॉइल होता है, जैसे फीता एक के ऊपर यूं डाल दिए तो एक दूसरे ऊपर कॉइलिंग होती है डीएनए की। तो डीएनए इस ढंग से कॉइल होता है। अगर मान लीजिए हेलिकेज आगे बढ़ गया, जैसे ही हेलिकेज आगे जाएगा, दोबारा जो दोनों स्ट्रैंड है दोबारा रिकॉइल कर जाएंगे। क्यों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज नहीं लगाएंगे तो दोबारा ये तो आगे बढ़ा, यहाँ तक आया हेलिकेज, और यहाँ दोबारा बॉन्डिंग से इधर वाले दोबारा स्टेट जुड़ गए। तो ये क्या होगा कि जो आपके हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को आगे बढ़ाया था या रिलीज किया था, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड इसके सेपरेट हो गए थे, तो अगले अगर इस जगह कोई चीज नहीं आएगी तो रिकॉइल हो जाएगा डीएनए। तो इस रिकॉइल से बचाने के लिए इन स्ट्रैंड पर कुछ प्रोटीन लगती हैं। इन प्रोटीन्स का क्या नाम देते हैं, ये हेलिकेज के जस्ट पीछे होती हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, टू स्टॉप रिकॉइलिंग, यानी डीएनए की जो कॉइलिंग है वो दोबारा ना हो जाए। अगर कॉइलिंग हो गई तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो हेलिकेज आगे रास्ता ओपन करता है और उस जगह सिंगल, इनको कहते हैं हम, इन प्रोटीन का नाम देते हैं हम सिंगल एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो सिंगल एंड स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती हैं, डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उन पर लग जाती हैं,
जिससे ये प्रिवेंट करते हैं रिकॉइलिंग को, दोबारा डीएनए रिकॉइल ना हो पाए। अगर दोबारा डीएनए रिकॉइल हो गया तो इनका रेप्लिकेशन ही खत्म हो जाएगा। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन जैसे ये जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे से यहाँ से उठ के आगे जाती रहती हैं, और ये जैसे से हेलिकेज आगे मूव करेगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी आगे तरफ मूव करती जाती है। तो 2 हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जितने भी फंक्शन है डीएनए या प्रोटीन से रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो भी आप मानिए XYZ, ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन सब किस डायरेक्शन में होते हैं? दे आर ऑलवेज कंडक्ट टू 5 to 3 डायरेक्शन। हर काम 5 to 3 में होगा। अब जैसे जो नीचे वाला स्टैंड है उसमें मैंने यहाँ पर जो सबसे पहला जो टुकड़ा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमर कहते हैं। फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, आप कह सकते हैं सीढ़ी होती है, सीढ़ी का जो सबसे नीचे की सीढ़ी का जो बांस होता है उसको हम प्राइमर कहते हैं। अगर ये टूट गया तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहली जो सिंथेसिस होती है प्राइमर। प्राइमरी एक्चुअली क्या होते हैं? दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। बेसिकली अब प्राइमर है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर बॉन्डिंग जैसे आगे बढ़ेगी और ये एंड थर्ड है तो ये एंड कैसा हो जाएगा आपका? ये ऑटोमेटिकली फिफ्थ एंड हो गया भाई, जब ये थर्ड एंड है तो फिफ्थ एंड हो जाएगा। अब प्राइमर के ऊपर हमारा जो दूसरा एंजाइम था जिसे हम कह रहे थे जो नॉर्मल बेसिस लगाएगा, इस ढंग से बढ़ता जाएगा। तो ये थर्ड एंड है तो हमारा फंक्शन क्या है? 5 to 3 हो रहा है काम, और इस ढंग से जुड़ते चले जाएंगे। ये कौन कर रहा होगा? और प्राइमर के लिए एक एंजाइम होगा, ये कलर दिख रहा है आपको? नहीं, जो प्राइमर सिंथेसिस करता है इस एंजाइम का नाम होता है प्राइमेज। प्राइमेज का फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज द प्राइमर, यानी प्राइमर को बना देना। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। फिर और ये एक्चुअली प्राइमेज क्या है? प्राइमर मैंने जैसा बताया प्राइमर किसका टुकड़ा है? आरएनए का टुकड़ा है। जब आरएनए का टुकड़ा है तो आरएनए सिंथेसिस में कौन से एंजाइम आएंगे? आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली प्राइमेज इज ए आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यदि हम ये आरएनए पॉलीमरेज शब्द यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि डीएनए पॉलीमराइजेशन में आरएनए पॉलीमरेज का क्या रोल। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इसका नाम क्या देते हैं? इस एंजाइम को क्या देते हैं? प्राइमेज कहते हैं। प्राइमेज बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज which synthesize the first fragment of DNA replication। ठीक है ना? और प्राइमर सिंथेसिस होने के बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है? आपका जो एंजाइम चलेगा वो आपका होता है, ये मान लीजिए जो इसको ले जा रहा है आगे बढ़ा रहा है, ये होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? संध्या सर थर्ड। थर्ड होगा। नॉर्मल पॉलीमराइजेशन किसका काम है? थर्ड का काम है। तो ये कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया। थर्ड, ठीक है ना? अब इसकी अपोजिट, ये तो सारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम और होगा जो क्या करेगा कि डायरेक्शन में चेंज कर रहा होगा, है ना? जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये किस में चल रहा है? 3 to 5, जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा? ये चेक कर रहा होगा डीएनए पॉलीमरेज सही बेस लगा रहा है, यानी एडेनिन के अपोजिट थायमिन, थायमिन के अपोजिट ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन, यानी बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है नहीं हो रही है। और ये काम चेक करना किस, ऐसा नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज की खुद की प्रैक्टिस ये होती है कि वो सही बेस लगाए, यानी कि ए और टी के सामने आपस में यही लगाएं। लेकिन इससे मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, और ये चांसेस होते हैं कि 10 to the power 10 बेस पेयर में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपके एक बेस को गलत लगा सकता है, एक नाइट्रोजन बेस की गलती हो सकती है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में सिंगल नाइट्रोजन बेस की गलती भी बहुत भारी होती है, पूरी बीमारी कर देगा। सिकल सेल एनीमिया जानते हैं आप? सिंगल नाइट्रोजन बेस चेंज होने से पूरी पूरी सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है ना? तो ये जो है, ये जो काम कर रहा है, ये कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 2। गुड, ठीक है ना? यहां तक हो गया। अब जो ये वाला फ्रेगमेंट है, अगर इस फ्रेगमेंट में यूं चलता काम, मान ली सपोज ये करते, तो ये तो 3 to 5 हो जाता। जब हम कह चुके कोई भी काम ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा काम तो कोई होता नहीं है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, जो दूसरा स्टैंड है ओसैकी फ्रैगमेंट्स,
हाँ, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट प्राइमर बनते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन ये डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। ये प्राइमर बनते हैं, यानी यहाँ मल्टीपल प्राइमर सिंथेसिस होती है, और एंजाइम यही है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं बड़ा, यूं कर सकते हैं। डीएन पॉलीमरेज थर्ड, ये ग्रीन ग्रीन वाले टुकड़े, और जो आपके ये टुकड़े प्राइमर वाले कौन बनाएगा? प्राइमेज बनाएगा। तो थर्ड, और अब डायरेक्शन आप देखिए, सबकी डायरेक्शन क्या है? 3 to 5 ही है इनकी भी, भले ही ये एंड थर्ड है ना। क्यों? ये वाला एंड क्या होगा? 5, तो 5 to 3 चलेगी, तो उस दूसरे फ्रेगमेंट पे भी 5 to 3 हो गई। इस वाले हिस्से पे तो 5 to 3 थी, लेकिन ऊपर वाले फ्रेगमेंट पे भी 3 to 5 की जगह 5 to 3 डायरेक्शन हो गई। इसलिए जो सेकंड फ्रेगमेंट होता है उसमें सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं होती है, टुकड़ों में हो रही है, फ्रेगमेंट्स में हो रही है। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? जैसा अभी किसी ने बताया मुझे, किसने की थी? ओकाजाकी ने। ओकाजाकी। इनका नाम क्या देते हैं? हाँ, गुड। इनको नाम क्या देते हैं हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है ना। और आप देखिए, ये क्लियर हो गया। अब इसी ढंग से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये रेप्लिकेशन होती जाएगी, एंड में जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड एक से दो अलग हो जाएंगे। अभी हम इसके स्टेप ले रहे हैं। बाकी फर्स्ट का काम क्या है? एक चीज और ध्यान रखिए, इस ढंग से डीएनए रेप्लिकेशन चलता जाता है, एसएसबी आगे बढ़ता है, तो हेलिकेज कहीं ना कहीं एंड होगा, जहां पर एंड होगा जाके ये काम खत्म होकर दोनों एक से दो बन जाते हैं। लेकिन एक चीज देख रहे हैं आप, दो स्ट्रैंड है यहाँ पर। आप इसमें केस में देख रहे हैं कि हमारे पास दो स्ट्रैंड थे, और दोनों स्ट्रैंड में, ऊपर वाले स्ट्रैंड में सिंथेसिस कैसी हो रही थी? फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में, जबकि नीचे वाले में कैसी हो रही है? कंटिन्यूअस हो रही है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होती है या कंटिन्यूअस? डीएनए रेप्लिकेशन कैसा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस है और दूसरे स्ट्रैंड पर पार्शियल डिसकंटिन्यूअस है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। जो उतना डायग्राम आपने बना ही लिया था ना, जो मैंने अभी बनाया था, अब क्या होगा? जो हमारे स्ट्रैंड सिंथेसिस हो, हमारे पास जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो डीएनए पॉलीमरेज ने बेसिकली जो आपके प्राइमेज थे, उन प्राइमेज को कट किया, और उन प्राइमेज को कट करके वहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट को ऐड कर दिया, और फाइनली उसके बाद कटिंग रह जाते हैं, या जहां पर ये जुड़े होंगे प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज से, उस जगह स्पेस जनरेट रह जाता है, निक रह जाती है। इस निक को फाइनली सील करने का काम कौन करता है? लाइगेज। फाइनली लाइगेज सील कर देता है, और सील करने के बाद आपका पूरा बाद में एंड में जाके आपका इस ढंग से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। सर प्रोटीन का सिंथेसिस होना, डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए, एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस, आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन देखिए आरएनए तीनों ही बनेंगे, एमआरएनए भी, आरएनए भी, सारे डीएनए से ही बनने हैं, ठीक है ना। इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस स्टेप कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ये इनिशियली था सेंट्रल डॉगमा, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? आरएनए के पास जा रही है, और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बन रही है, जो कोई ना कोई काम या कोई ना कोई चीज करेगी आपकी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक दिशा में जा रही है। लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे ही रेट्रोवायरस आए, जैसे आपका आजकल कोविड-19 है, जब रेट्रोवायरस जैसे ही इनकी डिस्कवरी हुई, तो एक नया कंसेप्ट आ गया। क्या आ गया? कि आप आरएनए से डीएनए भी बनता है। इसको हमने क्या नाम दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दे दिया।
ठीक है। और इसको एंजाइम जो कराता है उसे क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। नॉर्मली यूनिडायरेक्शनल फ्लो था, लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है, क्या आ गया हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी इसमें क्या होता है, ये आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। जब आरएनए कंटेनिंग होते हैं तो पहले इनसे आरएनए से डीएनए बनता है, और इस आरएनए से डीएनए बनने को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा होती है। और मैंने कल भी बताया था कि नॉर्मली क्या कंसेप्ट है कि वायरस डजंट हैव एनी एंजाइम, तो वायरस आर कंसिडर्ड ए थिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग की एक प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन लिविंग में कोई एंजाइम नहीं होता, वायरस में भी कोई एंजाइम नहीं होता। बट एक ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो वायरस में पाया जाता है। किन वायरस में पाया जाएगा, सिर्फ रेट्रोवायरस में, उन वायरस में जिसमें एमआरएनए से डीएनए बनता है, बाकी में नहीं कोई एंजाइम होता। फिर अच्छा, एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, आरटीपीसीआर, सुना है, बहुत कॉमन है आजकल आरटीपीसीआर। संध्या थर्ड ईयर में, आपको बताओ क्या है ये, आपके तो सिलेबस का पार्ट है। सर पीसीआर तो पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरडीटी सुना है सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नहीं, वो तो आरडीटी हो गए। आरटी क्या आजकल आपने सुना है, आजकल बहुत चल रहा है ये, और आप देखिए रोज टीवी पे न्यूज आती है, उसमें कोविड-19 जो टेस्ट होते हैं आरटीपीसीआर पे होते हैं। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये वायरस कोविड क्या है, आरएनए कंटेनिंग वायरस है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट होते हैं पीसीआर की जगह, आरटी-पीसीआर है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेस्ड पीसीआर। नॉर्मली पीसीआर पर आरटी की हमें जरूरत पड़ती है, अब वो पीसीआर डिस्कस करें तब समझ में आएगा कि क्यों जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना इसके काम नहीं कर सकते। हम सेंट्रल डॉग्मा बता रहे थे। फिर एक और चीज आ गई कि हम क्या करने लगे, हम प्रोटीन के आधार पर आरएनए सीक्वेंस बनाने लगे, ये आर्टिफिशियली करने लगे हम, ट्रांसलेशन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जैसे हम बनाते हैं। तो अब क्या आप देखिए, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, यानी डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनती थी, अब कहें कि प्रोटीन से आप आरएनए बना सकते हैं, उस आरएनए की कोडिंग के आधार पर आप डीएनए तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो पुराना सेंट्रल डॉग्मा था यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अब पुराना सेंट्रल डॉग्मा डी बाल्टीमोर, तो बाद में डी बाल्टीमोरी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बायडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। भले ही ये ठीक है कि पहले ये था कि डीएनए से आरएनए, लेकिन अब तो आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो अब सेंट्रल डॉग्मा क्या हो जाता है कि ये जो बायडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है, अब हम इसको ट्रीट करते हैं सेंट्रल डॉग्मा में। इनिशियली हम इसको ट्रीट नहीं करते थे सेंट्रल डॉग्मा में, ठीक है। तो और जो पीसीआर है, पीसीआर का रोल क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या रोल है, क्या करती है, कौन बताएगा, पीसीआर का रोल क्या है। सर एक फ्रेगमेंट से बहुत, ये तो ठीक है कि डीएनए से आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन है। अब प्रोटीन को, सपोज ये प्रोटीन इंसुलिन है, इंसुलिन एक एंजाइम है, वो हार्मोन है, और वो प्रोटीनियस हार्मोन है। यानी एक स्ट्रक्चर में हमें डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनकर इंसुलिन तैयार होता है। अब इंसुलिन ये जो तैयार हो रहा है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कब है बॉडी को, यदि बॉडी में ग्लूकोज है तो इंसुलिन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तनु ये सर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, सर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। नो नो नॉट एट ऑल सर उसके अमाउंट को, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज यस सर, इनसाइड द सेल। ये ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है सेल के अंदर, इसका रोल ये है, यस सर, है ना। इसका रोल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन को पूरी साइकिल अलग है। इट मेक द, या कह सकते हैं आप, ये परमिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेल बनाता है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। फिर yes, आप sir. ग्लूकोज अंदर जाना क्यों चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस होनी है आपकी, क्रेब्स साइकिल होना है, एटीपी जनरेशन होना है, क्योंकि सेल कैन जनरेट एटीपी इन ह्यूज अमाउंट विद द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड एटीसी। तो ये इंसुलिन का नॉर्मल काम है। यानी आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कब होगी, इंसुलिन कब बॉडी बनाएगी, यानी ये जीन, ये वाली जो जीन है जिससे इंसुलिन बनना है, ये जीन कब फंक्शन करेगी, कब काम करेगी, जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, जब क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज Substrate. होगा सेल के अंदर।
अगर ये सेल है और ये ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये ECF है हमारा, या इंटेस्टाइन मान लो आप, खाने से पूछा, ब्लड में आ गया, ये ब्लड है आपका ECF, और ये सेल का न्यूक्लियस और सेल का साइटोप्लाज्म है। इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर भेजेगा सेल के अंदर, और यानी इंसुलिन की जरूरत जब है आपकी सेल को कि जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज हो। यदि ब्लड में ग्लूकोज है ही नहीं तो इंसुलिन की फिर कोई जरूरत है ही नहीं। तो यानी इंसुलिन का होना है ना होना किस पर डिपेंड कर रहा है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड। यदि ब्लड में ग्लूकोज है तो इंसुलिन काम करेगा, और ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन काम नहीं करेगा। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये जीन स्विच ऑन होगी और स्विच ऑफ होगी। कौन सी वाली, ये। इसे ऑन कब होना है, जब ब्लड में ग्लूकोज है। इसे ऑफ कब होना है, जब ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो गया। इस सिस्टम को कहते हैं हम जीन रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन है जीन रेगुलेशन। एक वर्ड और आता है जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन का मतलब जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। जीन अपने आप में कुछ नहीं है, वो किस रूप में दिखाती है अपने आप को, प्रोटीन के फॉर्म में। और वो प्रोटीन कोई भी हो सकती है। तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली क्या है, जीन एक्सप्रेशन है। जीन यानी डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑफ अ प्रोटीन, इट मे बी स्ट्रक्चरल, इट मे बी फंक्शनल, कैसी भी लेकिन होगी प्रोटीन। तो सारी जीन अपने आप को किस फॉर्म में दिखाती है, प्रोटीन के फॉर्म में दिखाती है इनका आउटपुट। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली क्या है, जीन एक्सप्रेशन का बेसिकली मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस ढंग से आप, तो कल इसको हम जो दो टर्म है जीन रेगुलेशन, उस जीन रेगुलेशन को हम कर लेंगे। ठीक है ना।